हेलो दोस्तों। रिच डैड पुअर डैड की इस सीरीज में आज हमारा चालू होता है अध्याय 2। सबक 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। तो आज की कहानी चालू करते हैं आगे के लिए। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? यह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिम्मी की मम्मी अपनी नई कैडिलक कार में आई और वो लोग पिकनिक पर अपने समुद्र तट वाले घर पर जा रहे थे। जिम्मी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को भी ले गया, परंतु माइक और मुझे ले नहीं गया। उसने हमसे कहा कि वह हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे हैं। उसने ऐसा कहा? डैडी ने अविश्वास से पूछा। हाँ, बिल्कुल ऐसा कहा, मैंने दर्द भरी आवाज़ में कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतज़ार करता रहा। यह 1956 की बात है। तब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर बच्चों के लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर अपने बच्चों को पहली क्लास से छठी क्लास तक इसी स्कूल में भेजते थे। छठी क्लास के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाता था। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरे ओर छोर पर रह रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता, जहां मेरे जैसे परिवार के बच्चे पढ़ते थे। छठी क्लास के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि उन्हीं की तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना असंभव ही था। मेरे डैडी ने आखिर अखबार को रख दिया। मुझे पता था कि वो क्या सोच रहे हैं। उन्होंने धीमे से शुरुआत की। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? अपने दिमाग के इस्तेमाल से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका असली मतलब यह था, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ या इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपनी डैडी की बातें बताईं। जहाँ तक मुझे याद है, उस स्कूल में मैं और माइक 2 ही गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरे ही तरह ही था, क्योंकि वह भी किस्मत की वजह से ही इस स्कूल में था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कस्बे के में स्कूलों की सरहदें तय कर दी थीं और इस कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूलों में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, परंतु हमें ऐसा लगता था क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल ग्लव्स, नई साइकिलें और हर चीज़ नई होती थी। मम्मी और डैडी ने हमें ज़रूरत की सभी चीज़ें दी, जैसे खाना, कपड़े, घर, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिया। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चे को करने के लिए ज़्यादा कुछ काम मौजूद नहीं थे। माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा। लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहते हो? वह राजी हो गया और शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए। कभी कभार हम उन बेफिक्र बच्चों के बारे में बातें कर रहे जो जिम्मी के समुद्र तट वाले घर पे मज़े कर रहे थे। इससे थोड़ी चोट पहुंची थी, परंतु यह चोट अच्छी थी, क्योंकि इसने हमें यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि पैसा कैसे कमाया जाए। आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कौंध गई। यह एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी विज्ञापन की किताब में पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने हाथ मिलाया और पार्टनरशिप के साथ एक बिजनेस करने का आइडिया निकाला। अगले कुछ हफ्तों तक मैं और माइक आसपास के इलाकों में दौड़ भाग करते रहे।
हम दरवाजे पर दस्तक देते थे और पड़ोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथब्रश हमारे लिए रख लें। हैरत से हमें देखते हुए ज़्यादा लोगों ने मुस्कुराकर हमारी बात मान ली। कुछ ने हमसे पूछा कि हमें टूथब्रश क्यों चाहिए। इसके जवाब में हमने कहा, हमें आपको यह नहीं बता सकते, यह एक बिजनेस सीक्रेट है। सप्ताह गुजरते गए और मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हम बहुत सी जगह चुनी थी। वह उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक पास थी, एक पूरे कार्डबोर्ड के डब्बे में जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी रहती थी। हमारे इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट के टूथब्रश की संख्या बढ़ने लगी। आखिर एक दिन माँ के सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों के टूटे मूटे और इस्तेमाल किए हुए टूथब्रश को देखते देखते वो ऊब गई थी। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और मैं यह नहीं सुनना चाहती कि यह एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ कर दो या मैं इसे उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। माइक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े और उन्हें बताया कि जल्द ही हमारा कच्चा माल पर्याप्त जमा हो जाएगा और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो अपने टूथब्रश जल्दी से ख़त्म कर लें। माँ ने हमें एक हफ्ते की मोहलत और दे दी। उत्पादन शुरू होने की तिथि काफ़ी करीब आ गई थी। दबाव बढ़ चुका था। हमारे वेयरहाउस के मालिक यानी मेरी माँ ने हमारी पहली पार्टनरशिप कंपनी को जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। अब माइक का काम यह था कि वह अपने पड़ोसियों को अपने टूथब्रश के ख़त्म करने के बारे में जल्दी कहे और साथ में यह भी जोड़ दे, दांतों के डॉक्टरों का कहना है कि दिन में कई बार टूथब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पोचर में आए और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहां 9 साल के 2 बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी गति से जुटे हुए देखा। हर जगह बारीक सफ़ेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे कार्नर टन थे। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार की हिबाची ग्रिल लाल दहकते कोयले के साथ अधिकतम गर्मी पर जल रही थी। डैडी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए। चूंकि हमारे उत्पादन की प्रक्रिया ने पोर्च पर करना कर लिया था, इसलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोयले के ऊपर रखा हुआ एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल रहे थे। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब्स में नहीं आते थे, ट्यूब शीशे के बने होते थे। एक बार पेंट जल जाने पर हम उन ट्यूब्स को स्टील के बर्तन के सांचे में डाल देते थे ताकि वह पिघलकर द्रव के रूप में आ सके। इस पिघले हुए शीशे को हम छोटे छोटे छेद वाले दूध के कार्टनों में डाल रहे थे। दूध के इन कार्टनों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा हुआ था। हर तरफ फैला सफ़ेद पाउडर प्लास्टर ऑफ पेरिस ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में मैंने उसके बैग को गिरा दिया था और पूरी तरह से ज़मीन ऐसी लग रही थी जैसे वहाँ अभी अभी बर्फ़ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन बाहरी बक्से थे जिसके भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हम पिघले हुए शीशे को प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्यूब्स के ऊपर से छोटे छोटे छेदों से डाल रहे थे। संभल कर, मेरे डैडी ने कहा। मैंने बिना सर उठाए हामी भर दी। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम ख़त्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कराया। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग कर क्या रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था, हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों पार्टनर हैं।
डैडी ने कहा। और इन प्लास्टर के सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है। छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोका, जिससे भारी खोल टूट गया। सावधानी से मेरे ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जस्ते का एक सिक्का बाहर निकलकर गिर गया। हे भगवान, डैडी ने कहा, तो तुम लोग जस्ते के सिक्के ढाल रहे थे? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे थे जैसे आपने हमें कहा था। हम पैसा बना रहे थे। मेरे डैडी के दोस्त जोर से हंसने लगे और मेरे डैडी भी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट के ट्यूब्स के बक्से के साथ सफ़ेद धूल में लिपटे हुए दो बच्चे खड़े थे, जो इस कान से उस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम लोग कुछ छोड़कर उनके साथ चलें और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठे। मुस्कुराते हुए हमने भी जालसाजी शब्द का मतलब समझाया। हमारे सपने धराशायी हो गए थे। तो आपका मतलब है कि यह गैर कानूनी है? माइक ने कांपती आवाज में पूछा। छोड़ो भी, डैडी के दोस्त ने कहा, हो सकता है बच्चे अपनी जन्मजात प्रतिभा को विकसित कर रहे हों। मेरे डैडी उन्हें घूरते रहे। हाँ, यह गैरकानूनी है, डैडी ने नरमी से कहा, परंतु तुम लोगों ने यह साबित कर दिया है कि तुम में बहुत ज़्यादा रचनात्मक और मौलिक विचार हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहो। मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद हमने सारा अटाला साफ करना चालू इसके बाद हमने सारा अटाला साफ करना चालू कर दिया और पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है जिम्मी और उसके दोस्त ठीक कहते हैं, हम सचमुच गरीब हैं। जब मैंने यह कहा तब डैडी के बस जाने ही वाले थे। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि तुमने कुछ किया। ज़्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उनके सपने देखते रहते हैं, परंतु तुमने कुछ किया है। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहूँगा, आगे बढ़े चलो, हार मत मानो। माइक और मैं खामोश खड़े थे। यह शब्द सुनने में अच्छे थे, परंतु हमें यह नहीं पता था कि हमें करना क्या चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा डैडी के पास कि डैडी आप अमीर नहीं हैं? तो ऐसा क्यों है कि डैडी आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु हकीकत में मैं यह नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। माइक और मैं पलटे और अपनी सफाई अभियान में जुट गए। डैडी ने कहा, अगर तुम लोग यह सीखना चाहते हो कि अमीर कैसे बना जा सकता है, तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से यह सवाल पूछो। मेरे डैडी? माइक ने हैरानी से कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराकर दोहराया। तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है। वो तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है। उसने कई बार यह बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है। मेरे डैडी? माइक ने एक बार फिर हैरानी से पूछा। फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के सभी अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? शानदार कार और आलीशान बंगला